ओके स्टार्ट। कंपनी अकाउंट अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, आज थ्योरी एस्पेक्ट से होगा और उसके बाद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से तो कल हम एमसीक्यू कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स याद होने चाहिए कंपनी के। तो कंपनी को ना रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया इनकॉर्पोरेशन। कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी अप्लाई होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। मतलब अगर कंपनी पे कोई भी डेट अराइज होता है, मतलब अगर मान लो कंपनी में 500 सीआर का डेट है, ठीक है, लोन ले रखा है 500 सीआर का, और कंपनी के एसेट्स बेचकर वो 500 सीआर नहीं चुकाए गए, तब भी शेयर होल्डर्स के पर्सनल एसेट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकता है, अपने नाम से प्रॉपर्टी बेच सकता है, अपने नाम से सामान ले सकता है, अपने नाम पे सामान बेच सकता है। कंपनी कंपनी की एक परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब है कि कंपनी जो है वो लंबे समय तक चलता है, लाइफ लॉन्ग चलता है। ऐसा नहीं होता कि एक शेयर होल्डर की मौत हो गई तो कंपनी बंद हो जाएगा। कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अगर मान लो किसी इंडिविजुअल ने 10 रुपीज का शेयर लिया है तो 10 रुपीज तक के इक्वलेंटली लाइबल है, उसके बियॉन्ड नहीं होगा। पब्लिक कंपनी में हम अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली। पब्लिक कंपनी में हम अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है। इसको जो मैनेज करता है वो मैनेजमेंट करती है। मैनेजर्स होते हैं अलग अलग, एंड ओनर्स जो होते हैं उसके वो डिफरेंट होते हैं। और जो इसे ओवरऑल मैनेज कर रहा होता है उसे हम डायरेक्टर्स कह देते हैं। जो इसे ओवरऑल मैनेज कर रहा होता है उसे हम डायरेक्टर्स कह देते हैं। कंपनी का अपना एक स्टैम्प होता है, उस स्टैम्प को हम कॉमन सील कहते हैं, ठीक है। अब कंपनी की अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं तो टाइप्स ऑफ कंपनी में तीन टाइप्स ऑफ कंपनी होती है। वन पर्सन कंपनी, जिसमें एक इंडिविजुअली कंपनी खोल सकता है। फिर आता है प्राइवेट कंपनी, जिसमें मिनिमम जो है वो 2 मेंबर्स चाहिए और मैक्सिमम 200, ठीक है। और एक आता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम जो है वो 7 मेंबर्स चाहिए, मैक्सिमम अनलिमिटेड। कंपनी फॉर्मेशन के लिए, मतलब इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। सबसे पहले प्रमोटर्स होते हैं। प्रमोटर्स वो सारे जने हैं जिसने वो आइडिया सोचा और उसके बाद उसे खोलने की कोशिश की। जैसे मान लो मेरा ट्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। अब इस प्राइवेट लिमिटेड को सोचा, मैंने एक आइडिया बिल्डअप किया, फिर मैंने अपने कंपनी सेक्रेटरी से बात की। कंपनी सेक्रेटरी ने फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए, और उस रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने के बाद कंपनी का फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहले प्रमोटर्स आते हैं। तो प्रमोशन मतलब है कि वो जो आइडिया इमर्ज होकर आया, कैसे वो बिल्डअप होगा, उन सब में जितने भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट था वो प्रमोशन का पार्ट होता है। फिर आता है इनकॉर्पोरेशन। फिर कंपनी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन और वो सारी चीजें होती है और रजिस्टर्ड हो जाता है कंपनी। ठीक है, फिर कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड हो जाता है। रजिस्टर्ड होते टाइम उसे दो चीजें भरनी पड़ती है। एक एओ ए भरना पड़ता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और एक भरना पड़ता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो आउटसाइडर्स के लिए होता है, और जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है वो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है। फिर जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है आपका कैपिटल सब्सक्रिप्शन। जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है आपका कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस और कंपनीज एक्ट, 90% सब्सक्रिप्शन जो है वो आपका सब्सक्राइब होना चाहिए। मतलब अगर मान लो आपने 1000 शेयर इशू किए तो आपके 900 सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। अगर आपके 880 सब्सक्राइब हुए तो विद इन 15 डेज आपको वो पैसा वापस करना पड़ेगा। तो 90% सब्सक्रिप्शन इज मैंडेटरी। 90% सब्सक्रिप्शन मैंडेटरी है। अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो विद इन 15 डेज आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। विद इन 15 डेज आपको पैसा वापस करना पड़ेगा, ठीक है। एक और चीज याद रखनी है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है, कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, वो 180 डेज के अंदर मिल जाता है सर्टिफिकेट।
तो ये समझ गए ना, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन एंड कैपिटल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तो उसी का पार्ट हो गया, ठीक है। चलो एक और चीज, एक और टर्म तुम्हें याद होना चाहिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। शेयर्स या डिवेंचर इशू करते टाइम या कंपनी का जो भी फॉर्मेलिटी करते टाइम जो भी खर्चा आता है उसे हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। जब कंपनी फॉर्म हो रही थी उस टाइम पे हमने फोटोकॉपी करवाया होगा या अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन फिल करवाए होंगे, उस डॉक्यूमेंटेशन का रेट दिया होगा, फॉर्म का रेट दिया होगा, तो ये जो कहलाता है वो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाता है। ओके, उसके बाद शेयर्स की बात करते हैं। तो दो टाइप के शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी होता है और एक प्रेफरेंस होता है, ठीक है। इक्विटी मतलब कि इक्वल ओनरशिप, अगर कंपनी नुकसान में है तो इन्हें भी नुकसान है, अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो इन्हें भी प्रॉफिट है। प्रेफरेंस वाले के साथ एक परसेंटेज अटैच होता है, फिक्स रहता है, ठीक है। तो अगर ये लाइन लगी है, इस लाइन में ये प्रेफरेंस वाला और ये सारे इक्विटी वाले और ये कंपनी है, ठीक है। तो इसको आगे भेजा जाएगा और इससे पैसा मिलेगा, उसके बाद जो पैसा बच जाएगा वो इक्विटी वाले में बटेगा, ठीक है। तो तुम्हें प्रेफरेंस शेयर्स के कुछ टाइप्स पता होने चाहिए। सबसे पहला आता है रेफरेंस विद डिविडेंड। डिविडेंड जो होता है वो शेयर का रिवॉर्ड होता है, डिविडेंड जो होता है वो शेयर का रिवॉर्ड होता है। रेफरेंस विद डिविडेंड में सबसे पहले आता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। मान लो इस साल कंपनी का फायदा नहीं हुआ और इस साल कंपनी, मान लो हर बार कंपनी एक जने को 700 रुपए देती थी, इस साल कंपनी का फायदा नहीं हुआ इसलिए कंपनी ने उसको 700 रुपए नहीं दिए, तो इस साल का 700 प्लस अगले साल का 700 दोनों मिलाकर 1400 मिल जाएगा। ये हो जाएगा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव नाम ही सजेस्ट कर रहा है, जिस साल फायदा है उस साल दूंगा, जिस साल फायदा नहीं है उस साल नहीं दूंगा, तो ये हो गया नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में जिस साल नहीं दिया उस पर एक्यूमुलेट अमाउंट होता है, फिर अगले साल मिल रहा होता है। और नॉन क्यूमुलेटिव में जिसमें फायदा है तब मिलेगा। फिर आता है रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन इन सरप्लस। तो अगर मान लो कंपनी ने उसे 700 रुपए दे दिए, प्लस कंपनी ने जब इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया उसके बाद भी कंपनी के पास कुछ पैसा बच गया, ठीक है। तो जो पैसा बच गया उसमें वो पार्ट ले सकता है, तो उसे हम कह देंगे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या कहता है कि अपना डिविडेंड तो ले जाता है, प्लस उसके बाद भी अगर कंपनी के पास पैसा बच गया तो उसमें भी उसकी हिस्सेदारी होगी। और नॉन पार्टिसिपेटिंग नाम ही सजेस्ट कर रहा है जिसमें उसकी हिस्सेदारी नहीं होगी। उसके बाद आता है रेफरेंस विद कन्वर्टेबिलिटी। जो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है, और जो कन्वर्ट ना हो पाए, कन्वर्ट हो जाए तो कन्वर्टेबल, जो कन्वर्ट ना हो पाए वो कहलाएगा तुम्हारा नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद आपका लास्ट आता है रेफरेंस टू रिडम्पशन। तो एक होता है रिडीमेबल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है जो 20 साल के अंदर अंदर मैच्योर होता है, और इरिडीमेबल मतलब होता है जब तक कंपनी बंद नहीं होगी तब तक वो रिडीम नहीं होगा, ठीक है। तब तक कैपिटल का पैसा नहीं मिलेगा। मतलब अगर मान लो किसी ने 5,000 लगाए और उसे 5 साल बाद मिल जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, रिडीमेबल। और अगर मान लो कंपनी ने बोला कि आपको वाइंड अप के टाइम पे ही मिलेगा जब कंपनी डिसॉल्व होगी, तो ये हो जाएगा इरिडेमेबल। अब आता है नेक्स्ट, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर सबसे पहले आता है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल को हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। यहाँ पर सारी बात पब्लिक कंपनी को लेते हुए हो रही है। तो जब भी मैं ऑथराइज कैपिटल बोलूं, जब भी कंपनी को शेयर्स इशू करने होते हैं तो कंपनी को ना एक जगह विजिट करना पड़ता है। उस विजिट का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। जब वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे जाता है उसके बाद वो ये बोलता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, इसके लिए मुझे लोगों से पैसे चाहिए।
ठीक है, तो वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को बताता है। उसके बाद ना वो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है वो उन्हें बताती है कि आप इतने शेयर्स इशू कर सकते हो और इतने दाम के इशू कर सकते हो। पहले तो वो अपना ही ऑफर बताते हैं, उसके बाद वो सब कुछ इवैल्यूएट करते हैं और इवैल्यूएट करने के बाद ये बताते हैं कि भाई तू इतना ही कर सकता है। तो अगर मान लो किसी कंपनी को बोला गया कि आप 20,000 शेयर्स इशू कर सकते हैं और आप पर शेयर का दाम 100 रुपए रख सकते हैं, हम आपको इतनी अथॉरिटी दे दें, ठीक है। तो उन्हें अथॉरिटी मिल गई कि वो 20,000 रेज कर सकते हैं पब्लिक से। 20,000 इंटू 100 कितना होता है? 20 लाख, ठीक है। 20 लाख वो पब्लिक से रेज कर सकते हैं, ठीक है। अब उस कंपनी ने सोचा कि यार 20 लाख एक बार रेज कर दूंगा ना तो गलत हो जाएगा, ठीक है, तो मैं थोड़ा कम करता हूं। तो मान लो कि मैंने 10,000 इशू किए और 10,000 मैं 100 रुपए के ही रेट पे इशू कर सकता हूँ, तो जो 10,000 मैंने इशू किए वो इशूड कैपिटल कहलाएगा। उसके बाद आता है सब्सक्राइब कैपिटल। अभी तो इशू किया है, अब सब्सक्राइब कैपिटल मतलब कि कितने लोग उसे सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब सब्सक्राइब में हमने एक क्लॉज पढ़ा है कि भाई अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो विद इन 15 डेज मुझे पैसा वापस करना पड़ेगा। अब मान लो सब्सक्रिप्शन जो है वो आपका 9,500 आ गया, तो मतलब इसे तो मैं अलॉट कर सकता हूँ और पैसे रेज कर सकता हूँ क्योंकि 9,500 आ गया। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आपने तो 10,000 किए लेकिन कंपनी का जो अलॉट हुआ वो 9,500 हुआ, तो अब इस कंपनी के पास कितनी अथॉरिटी है? तो 10,500, क्योंकि अभी भी 500 तो इसमें बकाया है प्लस 10,000 ऊपर वाले, ठीक है। 10,500 जो है वो अभी भी इशू कर सकता है, ठीक है। तो अभी सब्सक्राइब कैपिटल ना दो टाइप के होते हैं, एक फुली पेड और एक होता है पार्शली पेड। अब फुली पेड ना थोड़ा एटीट्यूड में रहता है। फुली पेड के साथ ये क्लॉज है कि जब तक कंपनी, मान लो 100 रुपए का शेयर है, ठीक है, जब तक कंपनी 100 मंगवा नहीं लेती और जब तक सारे जने 100 रुपए दे नहीं देते तब तक मैं अंडर नहीं आने दूंगा, ठीक है। मतलब कि अगर मान लो कंपनी ने अभी 80 मंगवाया है, ठीक है, और सबने 80 दे भी दिए, तब भी वो फुली पेड नहीं कहलाएगा, तब भी वो पार्शली पेड कहलाएगा, ठीक है। जब कंपनी 100 मंगवा लेगी और जितने जनों ने 100 दे दिए वो फुली पेड में कैटेगराइज होंगे, ठीक है। एक बार और बताना, ये आ गया ध्रुव, रिद्धिमा, आ गया ये समझ? सर बट इसमें ये होगा ना कि अगर 100 में से 80 लोगों ने भी पूरे दे दिया बट जो 20 लोगों ने नहीं दिए हाँ वो भी वो फिर अंडर पार्शली पेड में में आ आएगा। जाएगा। हाँ। पूरा ही लॉट सर अंडर पेड में आएगा सर या 20 लोग आएंगे? नहीं मतलब अगर 100 आ गया है, कंपनी ने मंगवा लिया, उसके बाद जितने भी जनों ने 100 दे दिया है वो सब फुली पेड में आ जाएंगे और जो बकाया है वो पार्शली पेड में आएंगे। ओके सर। समझ गए ये वाला? आ गया ना ये? हाँ, अब ना एक चीज लिख लेना, एक होता है कॉल्ड अप, कॉल्ड अप कैपिटल, और एक होता है पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब है कंपनी ने कितना कॉल किया है और पेड अप कैपिटल का मतलब है उस बंदे ने कितना दिया है। तो अगर मान लो कंपनी ने कॉल किया 80 और उस बंदे ने दिया है 70, तो पेड अप कैपिटल 70 हो जाएगा और कॉल्ड अप कैपिटल 80। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब कंपनी ने कितना अभी तक कॉल कर दिया है, कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब है कि कंपनी ने अभी तक कितना कॉल कर दिया है। एक और चीज याद करना, रिजर्व कैपिटल। सिंपल से इसे समझना, कंपनी ने 1,000 शेयर्स इशू किए रिजर्व कैपिटल कैटेगरी में, ठीक है, उस और एक शेयर का दाम 100 रुपए था, ठीक है। कंपनी ने 30 रुपए मंगवा लिए, ठीक है, और 70 रुपए अभी तक नहीं मंगवाया। रिजर्व कैपिटल का मतलब है वो पैसा जो कंपनी ने अभी बचा रखा है उन शेयर होल्डर का, और जब कंपनी बंद हो जाएगी तब वो मंगवाएगी, उसे हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। तो अब हमारा रिजर्व कैपिटल कितना बचा है? 70 इंटू 1,000, क्योंकि 30 तो कंपनी ने मंगवा लिया, ठीक है। तो रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है जो कंपनी बचाकर रखती है कुछ शेयर का पैसा, और वो कॉल्ड अप कब करती है? जब आपका वाउंड अप हो रहा होता है, मतलब जब कंपनी खत्म हो रही होती है। तो एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल दैट अ कंपनी रिजॉल्व बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन। ये स्पेशल रेजोल्यूशन से आता है, मतलब
उसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बताना, कॉर्पोरेट अफेयर्स को बताना पड़ता है, नॉट टू कॉल एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी सच शेयर शोन इन द सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। और इसे हम शो करते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि गैलेक्सी लिमिटेड कर एक कंपनी है जिसने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए 10 रुपए के, ठीक है। कंपनी 3 रुपए मंगवा चुका है, ठीक है। अब कंपनी 3 रुपए मंगवा चुका है, रिजॉल्व दैट आउट ऑफ 10 3 पर शेयर विल बी कॉल्ड एट द टाइम व्हेन द कंपनी इज वाउंड अप। तो 3 पर शेयर 3 लाख इज द रिजर्व कैपिटल। एक मिनट तो कंपनी रिजॉल्व दैट आउट ऑफ 10 3 पर शेयर विल बी कॉल्ड, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 70 दे रखा। तो एक ना आपका रिजर्व कैपिटल होता है और एक आपका होता है कैपिटल रिजर्व। तो दोनों की ना डेफिनेशन लिख देना। रिजर्व कैपिटल इट इज कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है जो शेयर का पैसा फोर फीचर वाला बच जाता है, उसे जब तुम डाल रहे होते हो तो उसे हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व। हाँ एक बार देख लो जरा। डन चलो। और कैपिटल रिजर्व इज अ रिजर्व which is created out of the capital profit and is not free for distribution as dividend। कॉल्स इन अरियर्स का मतलब होता है कि कंपनी ने अभी तक कॉल कर दिया है लेकिन सामने वाले ने पैसा नहीं दिया, ठीक है। तो कॉल्स इन अरियर्स जो है वो ऐड हो जाता है, नहीं कॉल्स इन अरियर्स जो है माइनस हो जाता है, ठीक है। किससे? टोटल अमाउंट से, जितना कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा था। मान लो कि 7,000 जनों से उसने पैसा मंगवाया 20 रुपए, ठीक है, लेकिन उसने बस 20 रुपए दिया और 10 रुपए नहीं दिए। तो ये हो जाएगा 7,000 मल्टीप्लाई बाय जो भी आएगा वो माइनस करके नंबर करना, ठीक है। और कॉल्स इन एडवांस तो आपका करंट लाइबिलिटी होता है तो उसे तो अलग से ट्रीट करना है। जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू होता है तो उसे आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और अब तो तुम सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा। शेयर जो है दो तरीके से इशू हो सकता है, या तो कैश में होगा या फिर अदर देन कैश, मतलब कंसिडरेशन में। अब जो कैश में होगा वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो प्रीमियम होगा या फिर आपका होगा पार, ठीक है। प्रीमियम का मतलब है 10 का शेयर जब तुम 15 में बेच रहे हो, पार का मतलब है 10 की ओनरशिप आप 10 में ही बेच रहे हो, ठीक है।
और अदर देन कैश का मतलब है कि आपने कोई मशीनरी ली, उसकी जगह आपने पे नहीं किया, उसकी जगह आपने क्या दे दिया, उसकी जगह शेयर्स दे दिए, पैसे को दे दिए। दो कॉल्स के बीच में 1 महीने का गैप होना चाहिए, ठीक है। दो कॉल्स के बीच में 1 महीने का गैप होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद आपका अमाउंट ऑफ वन कॉल आपकी 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू होनी चाहिए। मतलब अगर 10 रुपए का शेयर है तो 2.5 का होना चाहिए। आपको 14 दिन का टाइम देना है उस बंदे को, ठीक है, कि वो अपना अमाउंट पे कर दे, ठीक है। और कॉल्स जो आपको यूनिफॉर्म बेसिस पे करने हैं, फिर से करते हैं, ठीक है। दो कॉल्स के बीच में कितने महीने का टाइम होना चाहिए, 1 महीने का टाइम होना चाहिए। एक कॉल की नॉमिनल वैल्यू 25% ऑफ द शेयर कैपिटल वाली होनी चाहिए, ठीक है, शेयर वाली होनी चाहिए। आपको 14 दिन का टाइम देना है और कॉल शुड बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस। ओके, तो अगर मान लो आप एक साथ, अगर आपको 100 रुपए मंगवाने हैं और आपके 100 के 100 एक साथ आ रहे हैं तो उसे हम लमसम देंगे। और अगर मान लो 100 रुपए तोड़ फोड़ कर आ रहे हैं, 20, 20, 30 और बैलेंस, तो ये जो कहलाएगा वो एप्लीकेशन मनी कहलाएगा, ये जो कहलाएगा वो आपका अलॉटमेंट मनी कहलाएगा, ये जो आपका कहलाएगा वो आपका फर्स्ट कॉल कहलाएगा, और ये आपका कहलाएगा फाइनल कॉल, ठीक है। कंपनी जो है डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं कर सकता। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 से कंपनी जो है वो डील करता है सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा। मतलब जो भी कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा आया, मतलब अगर मान लो आप 100 रुपए का शेयर 120 का बेच रहे हो, तो जो 20 रुपीज आपको एक्स्ट्रा है वो 20 रुपीज आप कंपनी से कहाँ कहाँ यूटिलाइज करवा सकते हो, ठीक है। तो जो तुम्हारे क्लास के डोमेन में आ सकता है, ओनर शेयर की मतलब वो जो यूटिलाइजेशन है, आप फ्री फंड का आप शेयर बांट सकते हो। फिर जो आपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किए हैं उसे राइट ऑफ कर सकते हो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पता है ना, जो वो कंपनी फॉर्मेशन के टाइम पे जो खर्चा हुआ है, ठीक है। कॉल्स इन एरियर्स पे कंपनी जो है वो 10% का इंटरेस्ट लेती है, और कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी 12% का इंटरेस्ट देती है। और ये पर एनम है। सर ये कॉल्स इन एरियाज और एडवांस पे ये इंटरेस्ट भी लगता है? हाँ हाँ, इंटरेस्ट भी लगता है, वो कंपनी स्पेसिफाई करती है। वैसे तो अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो 10% है। सर इफ आई नॉट हमने स्कूल में तो ऐसा इस पे कोई क्वेश्चंस नहीं करे ना नॉर्मल लेवल पे कि हाँ जहाँ पे मतलब ये इंटरेस्ट भी वन लग। वर्ड फॉर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी वैसे नहीं है कि कोई सॉल्व वॉल्व आएगा। ओके सर, एंड सर इसमें अगर कॉल्स इन एरियाज के लिए 14 डेज का टाइम मिलता है ना टू
पे द हाँ अमाउंट। दो हाँ हाँ तो ये उसके बाद है कि अगर 14 डेज के बाद नहीं दिए तो अमाउंट पे 10% हाँ हाँ इंटरेस्ट हाँ लगता रहेगा। हाँ हाँ हाँ। चलो देखो, क्वेश्चन जो बनेगा फोर फीचर से बनेगा और थ्योरी। हाँ, उसके अलावा और कुछ उनके पास ऑप्शन नहीं है, इतने बढ़ा चढ़ाकर 8 मार्कर तो दे नहीं सकते। एक फॉर्मूला बस तुम्हें याद रखना है कि वो जो प्रो राटा वाला जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था वो वाला, टोटल शेयर्स, मतलब प्रो राटा में अगर आपको अप्लाइड नहीं गिवन, अप्लाइड नॉट गिवन, तो आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है टोटल शेयर्स अप्लाइड अंडर प्रो राटा कैटेगरी। थोड़ा ऐसा सीधा लगाना शेयर्स अप्लाइड अपॉन शेयर्स अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। ये कब लगाना है फॉर्मूला? ये तब लगाना है जब आपको अप्लाइड नॉट गिवन। ये लास्ट फॉर्मूला है, ठीक है? उसके बाद तो क्वेश्चन में मिल जाता है। और ये टोटल लिखना है इसका। अगर अलॉटेड नहीं गिवन है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और जब अप्लाइड नहीं गिवन है तो ये, ठीक है? और थ्योरेटिकली क्या आ सकता है? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। देखो, preferential allotment means allotment of shares at a predetermined price to the identified people who are interested in taking shares in the company, such as promoters, venture capitalists, financial institution, buyers of the company's product or its supplier. The company is required to pass special resolution in the meeting of the shareholder before proceeding with preferential allotment. Preferential allotment का मतलब है उन्हें एक preferential right दे देना कि उन्हें शेयर जो है सस्ते दाम में बेच देना, ठीक है? इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? एक स्पेशल रेजोल्यूशन में लिखना पड़ता है। एक मिनट, हेलो, इनके नाम लिखते जाना, ठीक है? ये किन किन के लिए बात हो रही है? प्रमोटर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये पहला हो गया। दूसरा आ गया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब होता है जब तुम खुद जाकर अपने शेयर्स को बेच आते हो कुछ इंडिविजुअल्स को, तो उसे हम कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। So according to section 42 of the Companies Act 2013, private placement means may offer of security of or invitation to subscribe security to a select group of person. ठीक है? मतलब अगर मान लो तुम बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास जाकर उनसे बोलते हो कि हमारे शेयर सब्सक्राइब कर लो, तो उसे प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। अदर देन बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर, दो थ्रू इश्यू ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर एंड विद सेटिस्फाई द कंडीशन स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन. Setting it differently, securities offered to a selected group of person is known as private placement of shares. ठीक है? उसके बाद आता है थर्ड, अकाउंटिंग एंट्रीज। चलो तो आज शाम को तो नहीं आना? शाम को आप बताओ, शाम को मत क्या हो वैसे तो ठीक है, आज मैं सुबह तो कल कल का मेरा वही शेड्यूल रहेगा, फिर जब अकेडमी रात को ही वही, रात को या तो मैं आ अच्छा, जाऊंगा, कल तो IMS की क्लास में। तो मैं आ जाऊंगा क्योंकि मेरा तो वही शुरू हो जाएगा ना वापस। ठीक है, ओके, बाय बाय भैया, बाय। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज।
Accounting entry for private placement of shares are passed as in the case of issue of shares for cash to public. These entry have been discussed earlier in the chapter. अच्छा ये तो accounting entries का, ये रहने देना accounting. अब आते हैं concept of sweat equity. Sweat equity बहुत important है, एक star बना लेना sweat equity के domain में. Sweat equity. So the term sweat equity shares is defined in the Companies Act 2013. ठीक है. Sweat equity shares means such equity shares as are issued by a company to a director or employees at a discount or as considerable other than cash for providing their know-how or making available rights in the nature of intellectual property rights or value addition by whatever name called. Thus, sweat equity shares can be issued in lieu to a know-how or intellectual right. Sweat equity का मतलब होता है जब आप अपने एम्प्लॉइज या फिर डायरेक्टर्स को शेयर्स दे देते हो तो उसे कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स. सर एक डाउट था. हाँ हाँ. प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट दोनों में आप सेलेक्टेड ग्रुप को शेयर्स देते हो ना अपने? हाँ, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में ना ये होता है कि आपके जो अलॉटेड वाले जने होते हैं वो आपके जो इंटरनल जने हैं, मतलब जिनका कंपनी के साथ लेना देना बहुत ज्यादा है, उन्हें दे रहे होते हैं. जैसे इसका हो गया आपका प्रमोटर, वेंचर कैपिटलिस्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बायर्स ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट और इट्स सप्लायर. मतलब और प्राइवेट प्लेसमेंट में तुम खुद जाकर अपने शेयर्स दे रहे होते हो. प्रेफरेंशियल्स में उन्हें तुम्हें पेमेंट देनी होती है, उसकी जगह तुम ये कर देते हो. ओके सर. सर ये स्वेट इक्विटी ईसॉप्स एक ही बात है ना? हाँ हाँ हाँ. बस एक डिफरेंस है स्वेट इक्विटी और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में. स्वेट इक्विटी जो है वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है देन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन हम बस डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज को ही दे सकते हैं, लेकिन जो स्वेट इक्विटी है वो हम अदर डायरेक्टर्स को भी दे सकते हैं जो कंपनी का पार्ट नहीं. ओके सर. मतलब जो डायरेक्टर तो है लेकिन कंपनी का वो काम वाम नहीं करता है. इस टाइप का एक एग्जीक्यूटिव होता है, एक नॉन एग्जीक्यूटिव होता है. इतना समझ आ गया? चलो बस एक कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है. उसके बाद कल इसके एमसीक्यूज कर लेंगे, ठीक है. 4 फीचर वाला ध्यान से सुनना. 4 फीचर. मान लो कंपनी ने 1000 शेयर्स का एक होल्डर है जिसने 10 रुपए के शेयर्स लिए थे, ठीक है. 10 रुपए को जो मंगवाना था वो ऐसे मंगवाना था 2 3 2 3, ठीक है. उसने ये पैसा दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, और कंपनी ने यहाँ पर उसका शेयर फोर्फीट कर दिया, ठीक है. सबसे पहली चीज आती है शेयर कैपिटल जो डेबिट होता है. पहले मैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से बता रहा हूँ. इस शेयर कैपिटल में ना वो अमाउंट आएगा जहां तक कंपनी ने कॉल्ड अप कर दिया. तो 2 3 और 7, ठीक है. तो 1000 इंटू 7. ध्रुव इसमें कोई दिक्कत 1000 इंटू 7 में? नहीं सर. ओके. 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट. यहां पर वो अमाउंट आएगा जो बंदा दे चुका है. तो 2 दे चुका है, 3 दे चुका है, मतलब टोटल 5 दे चुका है. 2 कॉल्स इन अरियर्स. कॉल्स इन अरियर्स ही यूज करना क्योंकि एमसीक्यू का डोमेन है. क्यों इतने वो करने हैं, ठीक है. जो पैसा नहीं दिया वो इधर आ जाए. क्यों नहीं दिया इसलिए इधर आ जाए, ठीक है. ठीक है. तो शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा आता है? यहाँ पर वो आते हैं जिनका शेयर फॉरफीट हो रहा है मल्टीप्लाई बाय जितना कंपनी ने कॉल्ड अप कर दिया है. तो यहाँ आएगा कॉल्ड अप वाला जितना कंपनी ने कॉल्ड अप कर दिया है, ठीक है. और यहाँ आएगा कितने शेयर्स फॉरफीट करता है. यहाँ आएगा उस बंदे ने कितना पेड अप कर दिया है. फोर फीचर में क्या आएगा? उस बंदे ने कितना पेड अप कर दिया है, और कॉल्स इन अरियर्स में जितना बकाया है, ठीक है. फिर से करते हैं. 2000 था, 10 रुपए का था. 3 2 3 2, ठीक है. ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया. यहाँ पर कंपनी ने फोर्थ फीचर दिया.
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कंपनी ने कितना कॉल्ड अप कर लिया, 10 के 10 कॉल्ड अप कर लिया, तो 2000 इंटू 10। उसका पेड अप कितना है, 2 और 3 5, तो 2000 इंटू 5। ठीक है, कितना उसने नहीं दिया है, तो उसने 3 नहीं दिया और 2 नहीं दिया, तो कॉल इन एरियर्स हो जाएगा 2000। अलग अलग भी लिख सकते हैं। हाँ, मतलब फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, ठीक है। तो वहां ना अरियर्स ही पूछेंगे कि अरियर्स बताओ, ठीक है। ध्रुव, यहाँ पर कोई दिक्कत? नहीं सर। हाँ, अब प्रीमियम वाले के डोमेन में जब भी कुछ नहीं दिया होता तो प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट के साथ आता है। तो 2000 शेयर्स थे जो फोरफीट हुए, 15 रुपए का शेयर था, 2 7 1 बैलेंस, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ओनर वाला फंड है, इसकी बात करूं तो इसमें 5 रुपए जो है प्रीमियम के है, क्योंकि कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, और 2 रुपए जो है वो ओनर्स फंड है, मतलब शेयर कैपिटल का। ये जो है वो आपका ओनर्स फंड है, ये भी जो बचा होगा वो ओनर्स फंड होता है। तरीके समझ आया कि मैंने प्रीमियम और ओनर क्यों कर रहा, ठीक है। जब भी ना प्रीमियम का पैसा दे दिया होता है तो वो शो नहीं होता, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब मान लो ये पैसा दे दिया, ये दे दिया और ये नहीं दिया, और यहाँ पर फोरफीट हो गया, तो कंपनी ने जो कॉल किया है वो 2 और 2 4 और 5, अभी तक 5 कॉल्ड अप किए, ठीक है। कंपनी ने 5 कॉल्ड अप किया। ध्रुव, ये समझ आ गया कि कंपनी ने 5 कॉल्ड अप किया, ओके सर। तो 2000 इंटू 5। उसने प्रीमियम का पैसा दे दिया है, इसलिए प्रीमियम शो नहीं होता, ठीक है। शेयर फोर फीचर में बस वो अमाउंट आता है जो उसने कैपिटल का दिया है, तो उसने 2 रुपए कैपिटल के दिए और 2 रुपए, टोटल 4 रुपए दिए था। समझ गए? अब ये एक लास्ट देखते हैं, ठीक है, उसके बाद ना कल ही कर लेंगे। ₹2, उसमें 1 रुपए जो था वो ओनर था और 1 रुपए प्रीमियम। और ये बैलेंस, उस बंदे ने ये नहीं दिया और उसके बाद उसका शेयर फोर हो गया, ठीक है। तो कंपनी ने यहाँ तक कॉल कितना किया, 1 रुपया और 3 रुपया, 4 रुपए कॉल किया, ठीक है। तो हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम भी होगा जो उसने नहीं दिया है। उसने जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है वो कितना नहीं दिया, 2 रुपए नहीं दिए। एक
ये देख लो जरा, आया समझ या नहीं आया? ध्रुव आ गया? यस सर, आ गया। और ना नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, ठीक है? ओके सर। सर एक डाउट है बस। हाँ, क्या चीज? सर वो आपने ऊपर एक पॉइंट पढ़ाया था कि 25% ऑफ द कॉल्ड अप अमाउंट आना जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, वो एक बार दोबारा मतलब कि अगर मान लो 10 रुपए का शेयर है तो कॉल की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 2.5 होनी चाहिए मिनिमम। तो ऐसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में 2.5 से कुछ कम नहीं होना चाहिए। अलॉटमेंट के बाद जो कॉल्स होंगी ना, उनकी जो वैल्यूएशन होनी चाहिए वो 2.5 और ऐसे होनी चाहिए, ओके सर। ठीक है? सर इसमें आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम की एंट्री क्लब कर दी, उसको इंडिविजुअली अलग अलग लिखेंगे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, ये तो क्लब ही आता है, क्योंकि तुमसे ना एमसीक्यू के डोमेन में कॉल्स इन अरियर्स ही पूछेंगे। नहीं सर, तो अगर मैं लिखूं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम टू कॉल्स इन एरियर अलग से एक एंट्री नीचे, तो वो गलत नहीं होगा ना? नहीं, नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिख सकते तुम टू वाले में कह रहे हो प्रीमियम। हाँ सर, जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन जो आपने लिखवाया था, उसमें आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट करके एक एंट्री में क्लब कर दिया। इफ आई स्प्लिट इट इनटू टू, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉर फ्यूचर टू सीआईए एंड देन सिक्योरिटी प्रीमियम टू सीआईए। हाँ, तब भी चलेगा चलेगा। ओके सर। चलो, आ गया ना समझ? यस सर। चलो ओके, और कल करते हैं, ठीक है? थैंक यू सर। ओके, बाय।